चलो अच्छा, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक चैप्टर जो है उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था, अबे ये क्या हो गया, बेटा एक बार बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। हो रही है ना, ठीक है। यस सर। तो हाँ, तो हमने आपको उस दिन बोला था कि हम आपको एक मैजिक स्क्वायर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, रफ कॉपी लेके बैठना, पहली बात तो अपने जो नोट्स है फिर उन्हें हटा दो, ठीक है। आप एक रफ कॉपी लेके बैठो जल्दी से सब लोग, ठीक है। सब लोग क्या करो, एक रफ कॉपी लेके बैठो। और पहले तो थर्मोडायनेमिक बेटा देखो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। आपका जो थर्मो है, थर्मोडायनेमिक्स, वो दो पार्ट में, एक तो थ्योरेटिकल और ये आपका हो गया न्यूमेरिकल वाला डेरिवेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक को दो तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले हेडिंग डाल दो थर्मो, मतलब रफ कॉपी लेके बैठना, कोई हेडिंग नहीं, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं करना, बस आप एक हेडिंग रफ कॉपी लेके बैठो और हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। अब देखो, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो हम अभी आपको समझा देंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थर्मोडायनेमिक के साथ ये है कि इसमें फॉर्मूले इतने ज्यादा हैं कि उन्हें याद कैसे करा जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैजिक स्क्वायर पढ़ोगे, मैक्सवेल मैजिक स्क्वायर जिसे बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है ऐसे करके, ठीक है। शायद आपके टीचर ने आपको पढ़ाया भी हो, ये पढ़ा है बेटा आपने, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कुछ सिंबल्स लिखने जो हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लिखना है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको HGAU, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड HGAU, ठीक है। पहले बताओ मुझे, आप लोगों ने ये पढ़ रखा हो तो हम टाइम बर्बाद ना करें बिल्कुल भी, क्या आपने पढ़ रखा है बेटा ये? यस सर। कुछ बच्चों ने पढ़ा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा, चलो ठीक है। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा देख लो। तो इससे हम लोग करेंगे क्या, देखो यार, इससे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन को, बिना किसी डेरिवेशन को करे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बेटा डेल्टा जी निकालना है, ठीक है, अगर आपसे डीजी की वैल्यू पूछ दी जाए कि बताओ बेटा डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू, तो जिस बच्चे ने अभी बोला था कि हमने पढ़ा है, बेटा बताओ कैसे निकालेंगे। अभी एक बच्चे ने बोला था कि हाँ सर मैंने पढ़ा है, तो बेटा मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ कैसे निकालेंगे बेटा डेल्टा जी, डेल्टा जी का फॉर्मूला बताओ कैसे निकालेंगे, याद है क्या? देखो डेल्टा जी को कैसे निकालेंगे, जी कहाँ पे, यहाँ पे है जी, तो आप जी के या तो इधर जाओगे या तो आप जी के इधर आओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आप जी के ऊपर साइड गए तो आप उसे क्या लिख दोगे, आप उसे डीपी लिख दोगे, ठीक है। अगर आप नीचे आए तो क्या टी आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डीटी लिख देंगे। डीपी डीटी कैसा समझ में आया? अगर हम जी के ऊपर जा रहे हैं तो पी आ रहा है तो उसने पी ना लिख के डीपी लिख दिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। और जी के नीचे आओगे तो टी आएगा तो हमने डीटी लिख दिया, ठीक है। अब एक बार बताओ बेटा, पी जो है, पी पी के सामने क्या है, वी, पी के सामने क्या है, वी, तो पी के आगे, डीपी के आगे वी लिख दो। और टी, टी के सामने क्या है बेटा बताना, एस, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? यस सर। देखो फिर से देखो, हम बताते हैं एक बार फिर से। देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या, हमें जी निकालना है, जी, तो हमने क्या करा, डेल जी का फॉर्मूला जब हम निकालेंगे, अब देखो दो तरीके, या तो तुम पूरा डेरिवेशन याद करो, अब तुम्हें डेरिवेशन याद नहीं करना पड़ेगा, तो मैजिक स्क्वायर आता है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें अगर पूरा डेरिवेशन नहीं भी आता तब भी तुम्हें फॉर्मूला तुरंत निकाल लोगे, नहीं तो इतने से फॉर्मूले के लिए कितना बड़ा डेरिवेशन करना है ये तुम्हें पता, हमें पता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें डीजी यहाँ पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, जी के ऊपर जाएंगे एक बार, तो पी आ रहा है तो उसे डीपी लिख देंगे, नीचे जाएंगे टी आ रहा है तो डीटी लिख देंगे, ठीक है। अब पी के सामने क्या है, पी के सामने वी है, पी के सामने वी है, तो हम क्या करेंगे, पी के सामने यहाँ पे ऐसे वी लिख देंगे। और टी के सामने क्या है, एस है, टी के सामने देखो क्या है, एस है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस लिख देंगे। बोलो बात सुनाई बेटा? यस सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो पॉइंट लिखने हैं, क्या पॉइंट लिखना है कि अगर अगर आपका जो आपका एरो है, एरो वो दूर जाएगा, ठीक है, एरो अगर आपका ऐसे दूर जा रहा है, दूर, तो हम कैसा लेंगे वैल्यू, पॉजिटिव, साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अगर आपका एरो पास आ रहा है, पास, तो हमें कैसा साइन लेना है, निगेटिव लेना है। तो हमें क्या करना है, साइन हमने कैसे लेना, निगेटिव लेना, ठीक है। किसके, ये जो वेरिएबल आपने आगे लगाए इनके, ठीक है। अच्छा देखो वी कहां पे, वी ढूंढो कहां पे, वी, तो वी से एरो बेटा दूर जा रहा है कि वी के एरो पास आ रहा है, बताओ। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, पी से एरो, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, एक सेकंड रुकना बेटा, ये गलत हो गया, नहीं सॉरी, डीपी, ये जो पी है, पी ये देखना है, ये वाले जो है डीटी और डीपी के जो टर्म में लिखे इनसे चेक करना है, ठीक है।
अगर एरो दूर जा रहा है तो कैसा लेंगे, अगर एरो दूर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर एरो पास आ रहा है तो निगेटिव लेंगे। अब बताओ मुझे बेटा, बताइए। पॉजिटिव। एक मिनट रुको बेटा, वी के एरो दूर जा रहा है, ये करो, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे चेक कर लेने दो, कुछ गड़बड़ भी है यहाँ पे। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड HGAU, ठीक है, तो दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, तो एस कहाँ है, एस से एरो दूर जा रहा है, ठीक है, एरो पास आ रहा है ना, तो निगेटिव ले, ठीक है। तो ठीक है, देखो बस यही था, आपको क्या करना है, इसे चेक करना है बेटा, इसे चेक करना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है, P है, तो P से देखो एरो अगर दूर जाएगा तो कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव, तो P से एरो क्योंकि दूर जा रहा है तो हम कैसा लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। और एस यहाँ पे देखो DT, T क्या है, T के एरो पास में आ रहा है, तो अगर एरो पास में आ रहा है तो कैसा लेंगे, निगेटिव। तो आपका फॉर्मुला बेटा क्या बना, आपका फॉर्मुला बना डेल्टा G इक्वल टू VDP माइनस का SDT, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो आप भी सोच रहे हो क्या यार ये क्या बता दिया, सॉरी अटक गए, अटक नहीं गए, बस थोड़ा सा मेरे माइंड से उतर गया, ठीक है। अब देखो दूसरा फॉर्मुला देखते हैं, समझ में आएगा, क्लियर होगा। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें भैया H की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल हमें DH निकालना है, ठीक है, कि चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा, ठीक है। तो देखो दो तरीके हैं, क्या, एक तो हम H के इस साइड में जाएंगे तो हमें S मिल जाएगा, और एक H के बेटा हम इस साइड में जाएंगे P मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जब इधर जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, डेल S लिख देंगे, और इधर आएंगे तो हम क्या लिख देंगे, DP लिख देंगे, ठीक। अब S के सामने क्या T, तो यहाँ पे TDS हो जाएगा, और P के सामने क्या है V, तो यहाँ पे VDP हो जाएगा। अब जिससे पूछेंगे जो भी हमने बताया वही बता देगा, ठीक है। अक्षिका अगर बेटा आपको आवाज आ रही है तो आप बताओ मुझे, TDS के सामने कौन सा साइन लगेगा, TDS के, TDS के आगे बेटा कौन सा साइन लगाए, माइनस। माइनस का, क्योंकि हमें क्या साइन किससे देखना, हमें साइन तो इससे देखना ना, माइनस क्यों आएगा बताइए बेटा, बताओ भाई। सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि डीएस पहले आएगा या डीपी? आवाज थोड़ा तेज बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हो। सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि डीएस पहले आएगा या फिर डीपी? कोई भी पहले है, क्या फर्क पड़ता है हमें, बस साइन, हमें तो जब ये तो प्लस माइनस में है, साइन तो आपका वही रहेगा। यहाँ पे तुमने बेटा जो साइन निकाला था किसके थ्रू निकाला था साइन, बताओ, ये वाली वैल्यू के थ्रू निकाला था ना, डीपी और डीटी के थ्रू, तो यहाँ भी साइन बेटा डीएस और डीपी के उसमें निकालो। अब डीएस, एस से बताओ, एस से एरो दूर जा रहा है ना, तो अगर एस से एरो दूर जाएगा तो कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। और डीपी, पी से एरो क्या जा रहा है, पी से भी एरो दूर जा रहा है, तो अगर पी से दूर है तो ये भी क्या जाएगा, पॉजिटिव। आपका फॉर्मुला क्या बना, डीएच का फॉर्मुला क्या बन जाएगा, टीडीएस प्लस का वीडीपी, ठीक है। देखो ये बात इस बच्चे ने जो पूछा कि हम लोग कौन सा डिसाइड करेंगे, ये तो ट्रिक है, ठीक है, कि कौन सा डिसाइड करेंगे, पहले कौन सा ले दूसरा, कैसा भी लो, वो तो आना मल्टीप्लाई में थोड़ा ना, मतलब ये आना तो प्लस माइनस में ही है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा इधर देखो, अब अगर आपको डेल यू का निकालना हो तो डेल यू का आप मुझे निकाल के बताओ फॉर्मुला जल्दी से, अगर हम कहें डेल यू का फॉर्मुला निकालो क्या होगा, जल्दी बताओ। इस साइन को हटाई दो तो टीडीएस प्लस का वीडीपी बन जाएगा। बताओ बेटा, अगर डेल यू का फॉर्मुला निकालोगे तो क्या बनेगा, यस यस पी। एक तो डीएस बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा डीवी बन जाएगा। एस के सामने क्या है, माइनस PDV। हाँ देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बेटा एक डीएस और एक डीवी बन जाएगा, ठीक है। और डीवी के सामने क्या लगा देंगे, डीवी के सामने पी लगा देंगे, ठीक है। अब बस एरो चेक करना है, एरो इनसे चेक करना, ध्यान रखना ये वाले जो वेरिएबल है, ठीक है। एस से एरो दूर जा रहा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसे छोड़ दो। और यहाँ पे क्या, वी की तरफ एरो आ रहा है, जिसकी तरफ एरो आता है पास में एरो आता है निगेटिव, तो ये वाला कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक। तो फॉर्मुला क्या बना, टीडीएस माइनस का पीडीवी, क्या तुम लोगों का बेटा यही आया था, यस यस ठीक है। तो देखो एक फॉर्मुला हम क्या करा, यहाँ से फॉर्मुला निकाल लिया, ठीक है। लास्ट क्या बचा अपने पास, ये वाला। अब ये वाला पूरा तुम ही लोग निकाल के बताओ, डेल ए का फॉर्मुला बताओ जल्दी से क्या होगा। सर ए क्या है यहाँ पर, ए भी एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है, बस तुम्हारे इसमें थर्मो में नहीं यूज होने वाला है, ठीक है। तो तुम तीन फॉर्मुले ये वाले याद करना, बट ठीक है निकाल लो, जब सीख ही रहो तो निकाल लो। ए भी एक टाइप की एनर्जी ही है, अभी आप पढ़ोगे भी आगे चल के। फॉर्मुला बताओ बेटा क्या बनाया, एस डीपी माइनस पीडीवी। देखो एक तो आप क्या करोगे, ए से या तो आप इधर जाओगे या तो आप ए से इधर आओगे, या तो अगर उस साइड में गए तो आप डीवी लिखोगे और इस साइड में गए तो आप डी टी लिखोगे। अगर डीवी लिखा तो वी के सामने पी आ जाएगा, ठीक है। डी टी लिखा तो टी के सामने एस आ जाएगा, यही तो आएगा। अब बता दो, क्योंकि वी की तरफ एरो आ रहा है तो ये वाला बेटा कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और डी टी, टी की तरफ भी एरो आ रहा है तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का पी डी वी माइनस एस डी टी आया कि नहीं आया,
यस सर। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले तो आपने यहां से निकाल लिए। ठीक है, हम तुम्हें बताएं, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, अगर आपने थर्मो कायदे से पढ़ी तो आपको पता होगा कि यही 4 फॉर्मूले निकालने के लिए काफी बड़े बड़े डेरिवेशन हैं, समझे? तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, बताओ इतना क्लियर है सबको? अगर इतना क्लियर है, या फिर अगर इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे वाले समझ में नहीं आएंगे। फिर हम पहले तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं कि तुम क्वेश्चन के जो फॉर्मूले उनकी ट्रिक कैसे निकालोगे। थ्योरी वाला पार्ट तो पढ़ा देंगे, सिस्टम क्या, सराउंडिंग क्या, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये सब पढ़ा देंगे। पहले तुम ये वाला करो कि जिससे तुम्हारा तुरंत फॉर्मूले निकाल लो तुम, कि तुम्हें फॉर्मूले पूरे पूरे डेरिवेशन याद ना करने पड़े। ठीक है, समझ में आ गया नहीं वाला बेटा सबको? यस सर। तो नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। डन सर। सबका हो गया? ठीक है, अगर हो गया तो अब आप क्या करो, आप फिर से एक बार इसी को ड्रॉ कर लो। किसे? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। एक एरो यहां से यहां, एक एरो ये, बाकी इन्हें ऐसे जोड़ दो। यहाँ पे क्या लिख देते हम लोग? HGAU, HGAU। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अब आपसे कहा क्या जाता है कि अगर आपको बेटा फॉर एग्जांपल आपको डेल एस अपॉन डेल वी निकालना है, अगर आपसे क्या कहेगा कि बताओ डेल एस अपॉन में डेल वी, अगर आपको कहीं पे कैलकुलेट करना पड़ जाए एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कैसे करोगे? तो पहली बात तो एक चीज ध्यान रखो बेटा, अगर आप डेल एस अपॉन डेल वी निकालोगे तो जो ऊपर वाला है, ध्यान रखना मेरी बात फिर से सुनो, जो ऊपर वाला है उसके सामने जो होगा वो कांस्टेंट बन जाएगा। पहले तो ये चीज ध्यान रख लो। जो भी आप देखो, दो चीजें, एक डिनोमिनेटर एक नॉमिनेटर, तो जो नॉमिनेटर आपका होगा, जो ऊपर वाला होगा, उसके सामने जो है उसे आप क्या बना दोगे? उसे आप बना दोगे कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा टी कांस्टेंट। अब कहेगा बताओ डीएस अपॉन डी टी जो है उसका फॉर्मूला क्या है, किसके इक्वल है? तो देखो, जो सामने वाले उन पे आ जाओ, डीएस अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा? डीपी अपॉन डी टी के। किसके इक्वल होगा? डीपी, डीपी अपॉन डी टी के, डीपी अपॉन डी टी के। अब बताओ कांस्टेंट क्या लगा बेटा? v, क्योंकि p के सामने क्या है? v, तो यहाँ पे v कांस्टेंट लगा दो आप। अब आती है बात साइन की, तो साइन क्या बताएगा बेटा? ऊपर वाला बताएगा। ठीक है, अब साइन ऊपर वाला कौन सा? s इधर है, यहाँ पे p है, तो अगर s से एरो दूर जा रहा तो ये पॉजिटिव, और p से एरो दूर जा रहा तो ये भी पॉजिटिव। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? आपका फॉर्मूला हो गया ds अपॉन dv एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू होगा किसके? dp अपॉन dt एट कांस्टेंट v के। तो आपने पहला फॉर्मूला यहां से निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको डेल एस अपॉन डेल वी का फॉर्मूला निकालना पड़ गया, अब मान लो तुम्हें निकालना डेल एस अपॉन डेल वी है, बट तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया? डीपी अपॉन डीटी, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, और तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो तुम क्या इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपसे हम बोले कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, अगर आप डेल एस अपॉन डेल पी निकालो, तो बेटा बताओ, दूसरा फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं डेल एस अपॉन में डेल पी निकालू, डेल एस अपॉन डेल पी, तो बताओ पहली बात तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे? टी। टी कांस्टेंट लगाएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, कि जो ऊपर वाला है उसी के सामने वाले क्या करेंगे? कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है, अब बताइए फॉर्मूला किसके इक्वल होगा बेटा? साइन के साथ बताना। डेल एस अपॉन डेल पी किसके इक्वल होगा? डेल वी अपॉन डेल टी के। हाँ, ये क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन में डेल टी के इक्वल हो जाएगा। कांस्टेंट क्या रहेगा बेटा? प्रेशर। कांस्टेंट क्या रहेगा? वी के सामने क्या है? पी, तो पी को कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, और साइन बताओ बेटा, डेल एस अपॉन डेल टी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और डेल वी अपॉन डेल टी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? क्योंकि v की तरफ एरो आ रहा है, जो ऊपर, यहाँ पे एक टिक में लिख ही लेना यार, यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, जो भैया ऊपर वाला है, ऊपर वाला मतलब वो नहीं, ठीक है, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला साइन बताएगा। देखो इस टाइम पे तुम्हें पता क्या जरूरत है, इस समय तुम्हें चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लेके बैठो, जैसे क्वेश्चन तुमने देखा ये पूरा लिखा हुआ, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ, 4 ऑप्शन उसके ABCD, तो बात ये है, अब तुमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, ऑब्वियस सी बात है, टीचर ने तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा रखा, तुमने भी पूरा चैप्टर पढ़ रखा, नोट्स बना रखे हैं, बट द पॉइंट इज कि तुम्हें उस टाइम पे वो फॉर्मूला याद आ रहा है। तो अगर तुम पूरा एक बार थर्मोडायनेमिक लेके बैठोगे दिमाग में कि यार वहां से स्टार्ट हुआ था, वो कार्नोट साइकिल थी, वो कार्नोट इंजन था, वहां पे ये होता है डेल टी अपॉन, ऐसे करके बैठोगे तो बेटा तुम्हें याद ही नहीं आएगा, किसी हाल में याद नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें इस टाइम पे इस तरीके से पढ़ना, ट्रिक वाइज, कि हम चैप्टर को इस तरीके से पढ़े कि हमें ट्रिक है मेरे पास, कि हमें अगर पूरा डेरिवेशन नहीं भी आता तब हम क्वेश्चन करके आएंगे, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक ये वाला फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब हम जिसका नाम लेके पूछे वो बताएगा। बेटा बताओ, अगर आपको डेल वी अपॉन डेल एस निकालना पड़े तो वो किसके इक्वल आएगा? ठीक है, और कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट भी आप ही बताओगे। ठीक है, साइन क्या होगा वो भी आप बताओगे। डेल वी अपॉन डेल एस, हम किसी एक बच्चे का नाम ले रहे हो, बताएगा।
आज उसमें बच्चा कौन था, उसमें कौन थे अपने पास? मुझे तो नाम नहीं आता है। मानसी थी शायद, बहुत बच्चे थे, एरी भी था, मानसी थी, अक्षिका भी थी, है ना? चलो बताओ, मानसी, अक्षिका, आप लोग बताइए बेटा। डीवी अपॉन डीएस का फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनेगा? किसी एक बच्चे का आंसर आ गया, कोमल का आंसर आ गया, एट कांस्टेंट पी। देखो भैया, कोमल कह रही है अगर डीवी अपॉन, आप क्या लिख रहे हो, डीवी अपॉन डीएस लिख रहे हो, मतलब आप इधर से इधर के लिए जा रहे हो, डीवी अपॉन डीएस। तो कह रही है पहली बात तो कांस्टेंट आप लगा लो चुपचाप से पी। साइन बताइए बेटा, कोमल साइन बता दो, साइन कैसा आएगा, निगेटिव पॉजिटिव? कोई भी बोल दो। नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाला जो है वही साइन बताएगा, और ऊपर वाले की तरफ एरो आ रहा है, इसलिए कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बताना बेटा, इधर ऐसे कर लो, dt मतलब ये किसके इक्वल होगा, dt बाई dp के। कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, एस s। साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, एक फॉर्मूला जल्दी से बता दो। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा dt अपॉन dv, dt, ये r लिख दिया, dt अपॉन में dv, अगर आपसे ये पूछा जाए इसका फॉर्मूला और बता दो बस जल्दी से, कांस्टेंट लगाओ, साइन बताओ, और जल्दी से लिख के देखो सब लोग क्या होगा। dt अपॉन dv निकालो बेटा। dt अपॉन dv का मतलब समझ रहे हो, मतलब आप इधर से इधर जा रहे हो, तो आपको इधर से भी इधर जाना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक ठीक से पढ़ा है तो। बता सकता है कोई बेटा? dt अपॉन dv करेंगे तो कांस्टेंट क्या लगेगा, एस s। साइन क्या होगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव। और किसके इक्वल होगा dt अपॉन dv, dp अपॉन ds के। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या लगेगा, वी v। साइन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अब जरा गिनो कितने फॉर्मूले हो गए बेटा, 4 तुम लोगों ने यही निकाल लिए, और अभी पीछे कितने निकाले थे, 4 पीछे निकाले थे। 8 फॉर्मूले हम लोगों ने सिर्फ मैजिक स्क्वायर से निकाल लिए, हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट अभी हमने थर्मोडायनेमिक होता क्या, जे तक नहीं पढ़ा, ये एस पी डी पी ये सब है क्या, हमने पढ़ा ही नहीं। हमने सिर्फ एक मैजिक स्क्वायर पढ़ा, और उससे हमने 8 फॉर्मूले थर्मोडायनेमिक के निकाल लिए। और तुम्हें पता है थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम क्वेश्चन लगा रहे हो तो तुम्हें मालूम है इसकी क्या वैल्यू है। इतना नोट करिए जल्दी से बेटा सब लोग। डन सर। ठीक है बेटा, चलो अगर ये हो गए तो आप क्या करो, फिर से एक मैजिक स्क्वायर बनाओ। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, एक एरो यहां से यहां, एक एरो इधर से इधर, यहाँ पे क्या लिख दे हम लोग, एच जी ए यू। बेटा बस एक सेकंड आप लोग रुकना, ठीक है। चलो देखो, हम लोगों ने क्या करा, फिर से एक बार मैजिक स्क्वायर बनाया बेटा। अब इस मैजिक स्क्वायर से हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला एक बार निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे फिर से, अब देखो अगर आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का ही सीधे सीधे फॉर्मूला निकालना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप बेटा पहली बात तो 100% लिखो, ठीक है। क्या, अगर आपको कैलकुलेट करना है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, यहाँ पे लिखो टू कैलकुलेट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है। टू कैलकुलेट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन से होते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ये आपका एस हो गया मतलब एंट्रोपी हो गया, पी मतलब प्रेशर हो गया, टी मतलब टेम्परेचर हो गया, वी मतलब वॉल्यूम हो गया। इन्हें बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अगर आपको सीधे सीधे यही निकालना हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक के अंदर सबसे ज्यादा आपको यही कैलकुलेट करना है, इनका कैसे निकालेंगे देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एस निकालना हुआ, अगर हमें एंट्रोपी का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, एंट्रोपी का अगर हमें फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, ये एंट्रोपी दिख गया सबको, तो हम कैसे निकालेंगे देखो। तो आपको बेटा क्या करना है, एंट्रोपी के कदे सामने चले जाओ, एंट्रोपी के सामने आपको क्या मिलेगा, टी। तो आपके इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, आप क्या करो, पहले तो अपॉन में
dt रख दो, ठीक है, अपॉन में क्या रख दो आप, dt रख दो। जो भी s के सामने आएगा, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक, देखो ये ट्रिक है यार, हमसे ये मत कहना सर ये क्या तरीका हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ये बदतमीजी एक तरीके की, हमने थर्मोडायनेमिक्स में खिलवाड़ कर दिया, ऐसे समझ लो, हम उसकी कहते ऐसी तैसी कर दे रहे हैं, ये बदतमीजी है सरासर, ठीक है। ये इसका कोई तरीका नहीं है कि ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, हम बस ट्रिक बना के फॉर्मूले निकाल रहे हैं, बस ऐसे समझो, ठीक है। जैसे हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये कोई तरीका है, ये तो बदतमीजी है यार, ठीक है। हमने ट्रिक बना रखी सो दैट हम क्या करें, अपने अपनी काम को, अपने चैप्टर को आसान बना ले। तो ये हमसे कोई मतलब नहीं, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बस तुम्हें याद करना है कि मैं अगर निकालना तो कैसे निकाला, सब में अलग अलग ट्रिक है। देखो आपको अगर एस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, एस के सामने चले जाओ, आप एस के सामने आपको क्या मिला, टी, जो आपको मिला उसे आप नीचे रख दो, रख दिया आपने, यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा लो, ठीक है। जो आपको सामने मिला उसे आपने नीचे रख दिया। अब आप क्या करोगे, देखो बेटा इधर सब लोग मेरी तरफ देखो, मतलब इस पे देखो। अब अगर आप टी के इधर जाओगे तो आपको ए मिलेगा, और टी के आप इधर जाओगे तो आपको जी मिलेगा, यानी कि दो फॉर्मूले बनेंगे, एक तो जहां पे आपको ए मिलेगा, एक जहां पे आपको जी मिलेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, चलो। अब बात आती साइन की। तो पहली बात, जब भी आपको बेटा साइन निकालना है किसमें, थर्मोडायनिक वेरिएबल में, तो ध्यान रखना, यहां पे लिख लो साइन जो है वो बेटा कौन बताएगा, नीचे वाला बताएगा, ठीक है। जो अभी हमने इससे पहले 8 क्वेश्चन करे, 8 फॉर्मूले निकाले, उसमें साइन कौन बताया, ऊपर वाला। बट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन कौन बताएगा, नीचे वाला। नीचे कौन है, टी, और टी की क्योंकि तरफ एरो आ रहा है, तो जब भी एरो किसी की तरफ आ रहा, पास आ रहा होता, तो कैसा साइन लेते हैं, निगेटिव। एरो जब दूर जाता कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो एस का फॉर्मूला बेटा निकाल लिया, यानी कि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी अपॉन डेल टी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद चेंज इन क्या, टी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? ए वाला तो आपके काम का है नहीं, बट लिख लो, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको पी कैलकुलेट करना पड़ गया, ठीक है, तो बताओ बेटा पी का फॉर्मूला जल्दी से क्या होगा। देखो पी के सामने चले जाओ, पी के सामने क्या, वी, तो पी के सामने वी है तो डीवी इधर भी नीचे रख दो, और इक्वल में क्या करो बेटा, डीवी यहाँ पे भी नीचे रख दो। पी के सामने क्या, वी मिला, वी को हम लोग क्या करा, नीचे रख लिया। अब अगर आप वी से बेटा इधर जाओगे तो आपको यू मिलेगा, वी से आप इधर जाओगे तो आपको ए मिलेगा। तो एक तो हमें ए के टर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा, एक हमें डेल्टा यू के, मतलब इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज है उसके टर्म में हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं बताओ, ठीक है। ये वी लिखा हुआ है, आर मत ले लेना कोई, ठीक है, क्योंकि हम वी बहुत ही गंदा बनाते हैं। अब बात क्या है कि साइन कौन बताएगा, नीचे वाला। तो भैया देख लो एक बार, नीचे क्या है, वी, वी की तरफ एरो आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का बेटा, ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। बोलो बात समझ में आई? तो तुमने प्रेशर का फॉर्मूला निकाल लिया, और तुमने क्या करा, तुमने एंट्रोपी का फॉर्मूला निकाल लिया। ऐसे ही कौन कौन सा बचा, अब बताओ। फॉर एग्जांपल एस हो गया, पी हो गया, अगर हमें वी का फॉर्मूला चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, अगर मान लो हमें क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम के सामने चले जाओ, क्या, प्रेशर, प्रेशर को नीचे रख दो। तो हमने क्या करा, पी को नीचे रख दिया, और एक बार यहाँ पे भी क्या करा बेटा, पी को ऐसे नीचे रख दिया, ठीक है। पी को आपने क्या करना, नीचे रख दिया। अब जब पी को नीचे रखा तो पी के या तो आप एक बार इधर जाओगे, या तो पी के आप एक बार इधर जाओगे, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एच, इंथैल्पी के चेंज में, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज में। और साइन क्योंकि नीचे वाला बताएगा बेटा, ठीक है, ये डेल्टा एच लिखा, के नहीं है, ठीक है। तो बताओ पी से एरो दूर जा रहा है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो बता, समझ में आ रहा है कैसे निकालने बेटा फॉर्मूले? यस तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं यार, मजा नहीं आया। तुम्हें सही बताया, तुमने हमने तुम्हें आधी थर्मोडायनेमिक की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक या थ्योरेटिकल पोर्शन तो तुम पढ़ के समझ ही लोगे, उसमें सीधा सीधा रहेगा, सराउंडिंग ये, हीट ये, कैलोरी ये होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है, एंडोथर्मिक ये होती है, वो तो तुम खुद भी पढ़ के कर लोगे। मेन दिक्कत आएगी तुमसे थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन नहीं लगेंगे, जो तुम्हारे नीट में पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुमसे नहीं कैलकुलेट होंगे। क्यों? क्योंकि भैया इतने सारे डेरिवेशन याद कैसे करें, और अगर इतने सारे डेरिवेशन याद भी होंगे तो उनके फॉर्मुले कैसे याद रहेंगे। तो तुम्हारे फॉर्मुले तो कितने हो गए, 4 4 8 और 4 12 फॉर्मुले निकलवा चुके। सोचो चैप्टर में कितने होंगे, बहुत ज्यादा, 15 होंगे, तो तुम्हें 12 हमने करके दिखा दिए। कौन सा बच्चा है, टी। अब बेटा टी का आप निकाल के बताओ आप लोग, टी का आप लोग बताइए। अगर आपसे मैं बोलूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी, तो तुम लोग पहले अपनी कॉपी पे लिखो, देन मुझे बताओ टी का क्या होगा। डी एच अपॉन डी एस। हम टी को क्या क्या लिखा आपने, डी, डी एच अपॉन डी एस, ठीक है, डी एच अपॉन में डी एस, बिल्कुल ठीक। और कौन सा फॉर्मूला बनेगा बेटा, डी यू, अपॉन डी डी यू अपॉन डी एस बनेगा कि नहीं? यस सर, यस बेटा साइन बता दो, पॉजिटिव। क्योंकि एस से एरो दूर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये भी आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लो बात समझ में आई? यस सर।
ठीक है, नोट कर लो बेटा जल्दी से। तो तुमने क्या करा, बैठे बैठे अभी तक तुमने स्टार्ट भी नहीं करा कि थर्मोडायनेमिक है क्या। ठीक है, हम क्योंकि भैया हमारा 20 तारीख को 20 से 28 के बीच में कभी पेपर हो जाएगा, क्या तुम लोगों को एग्जैक्ट डेट पता चली अभी? नो सर। मतलब अभी तुम्हारा एग्जाम की एग्जैक्ट डेट थोड़ा पता होगी। तो वही हम बोल रहे थे कि तुम्हारा 20 से 28 के बीच में पेपर होना है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम तुम्हें बेटा वो पार्ट थर्मोडायनेमिक का नहीं पढ़ा सकते कि हम तुम्हें जीरो से लेके तुम्हें एंड तक करना है, पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हमारे साथ आपकी क्लास इतनी होती नहीं है। तो हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम तुम्हें उसे टुकड़ों में ऐसा करके कुछ ऐसा कुछ कर दें जो तुमने अभी तक ना करा हो, जिससे तुम तक थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, बाकी देखते हैं जो भी है। अगर बन गया तो हम क्लासेस भी इस वीक में बढ़वा लेंगे। ठीक है, बेटा कर लो नोट सब लोग। डन सर। डन सर। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आया फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट करने हैं? यस सर। ये जो मैंने लिखा है ये आपको, और सर आपने हिंदी में लिख दिया, ये सब फालतू बातें हैं यार, ये नोट जरूर कर लेना, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे कि यहाँ पे साइन माइनस कैसे आ गया, यहाँ पॉजिटिव कैसे आ गया। ये सब चीजें एक एक जो भी हमने नोट करा वो आपको नोट करना पड़ेगा, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जहां पे जो भी चीज हमने जैसे लिख दी उसे नोट करो, नहीं तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। कुछ दिन बाद जब देखोगे तो तुम समझ में नहीं होगा ये माइनस कैसे आ गया या प्लस कैसे आ गया, ये क्या होगा वो क्या हुआ। समझे, जैसे स्टार्टिंग में एकदम से मेरे माइंड से उतर गया, तुम्हारे माइंड से उतर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बार बार ये चीज, तो हमें तो याद रहती है, तुम्हें नहीं याद रहेगी। तो ध्यान रखना, चार हम लोगों ने ये वाले फॉर्मूले निकाले, तो इसे देख लेना बेटा कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करा, ये पूरा ट्रिक लिखा हुआ है कैसे क्या करना है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये वाले चार फॉर्मूले निकाले, ये कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चार ये निकले। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, ये तो होगा, ये हो गया न्यूमेरिकल वाला पार्ट। इसमें तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जहां तक मिली जाएगी, क्योंकि तुम्हें प्रेशर भी कैलकुलेट करना होता है, एंट्रोपी भी करनी होती है, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, यही तो निकलवाते थर्मोडायनामिक्स, और निकलवाते ही क्या है। अब बात आती है कि थ्योरेटिकल पार्ट कैसे पढ़ा जाए। तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाने के दो तरीके, या तो तुम्हें पूरा लिख लिख के समझाते हैं, या तरीका ये कि मेरे पास जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं हम उनका यूज करके तुम्हें जो है जितना करा सकते हैं आज ही आज में उतना तो कराई दें। बाकी अगर मेरी वीक में कोई क्लास लगती है, अरेंज होती है, क्योंकि आशु सर नहीं है तो हो सकता है शायद तुम्हारी मेरे साथ क्लास लग जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसे खत्म कर लेंगे। तो हम लोग 2 लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स निपटा लेंगे। ठीक है, तो अब इतना सब लोग नोट कर लो, इसके बाद हम तुमसे शेयर करेंगे अपने नोट्स। जल्दी बताओ, करूं क्या बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने इतना कर लिया तो इसे अब क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और हम नोट्स करते हैं शेयर। ठीक है, बस 1 मिनट दो मुझे। हाँ, बेटा बताओ जरा, आपको शो हो रहे हैं क्या नोट्स? यस सर। इसे यस थोड़ा जूम कर दूं क्या? अब क्लियर है ना बेटा, दिख रहा है सबको? यस सर। चलो देखो, अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर डेरिवेशन देख लेंगे जो भी चीजें। ठीक है, देखो भैया, तो इसमें हमें वो लेना पड़ेगा, इसमें पेन का यूज नहीं कर सकते वैसा वाला, बट कर तो सकते हैं यार। ठीक है, चला के देखते हैं कौन सा सही चल रहा है। हाँ ये सही है। ठीक है, तो क्या करना था, हाँ देखो, अब मेनली थर्मोडायनेमिक्स में है क्या, देखो बेटा सबसे पहली बात, दो चीजें हैं। मैंने आपको क्या बोला था, क्या लिखा, एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ यार, ये गलत टर्म लिखा हुआ है बेटा। देखो एक चीज समझो, आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा पढ़ा ही नहीं है। देखो एनर्जी जो होती है, पहले तो एक चीज समझो, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी, अच्छा इसमें लिख सकते हैं सर, चलो भैया, देखो आपकी जो बेटा एनर्जी होती है उसमें दो चीजें हैं। ठीक है, या तो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर, या फिर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, मेशन, एम लिखा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर ट्रांसफर होगा। अब जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर मतलब जहां पे एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं होता, जैसे सिस्टम जो है उससे सराउंडिंग में एनर्जी निकल गई। ठीक है, तो जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जहां पे एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं होता, उसी चैप्टर को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, अगर एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाए, जैसे मान लो तुम घर पे चाय बना रहे हो, तो तुम्हारे पास तुम्हें पता है कि एक सिलेंडर रखा है, उसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ है जिसे हम लोग एलपीजी बोलते हैं। ठीक है, एलपीजी, और वो एलपीजी क्या केमिकल है, हम केमिकल को बर्न करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इसमें हीट एनर्जी में। ऐसे ही आपको पता है कि अगर आप बेटा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दो किसमें, केमिकल एनर्जी में, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है,
तो जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो हम लोग कौन से चैप्टर की बात करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और जब भी आप एनर्जी के ट्रांसफर की बात करते हो तो आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअल में होता क्या है कि एनर्जी का बेटा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है। क्या इतनी बात बेटा सबको क्लियर है कि नहीं? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिखा हुआ है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन काट के ट्रांसफर कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारे पास नोट्स, तुम्हें ये तो चाहिए नहीं, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी होंगे नोट्स मैम के पढ़ाए हुए। ठीक है, एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म इन डिफिकल्ट फिजिकल केमिकल, हटाओ फालतू बात। ठीक है, ये सब हटाओ, आगे बढ़ाओ। ये कहाँ गया? देखो ये सब चीजें पढ़ी चुके हो। अब देखो यहाँ से देखो, सिस्टम जो तुमने पढ़ी रखा है, पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स, मतलब सिस्टम का मतलब ये है कि हम किस पे वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओपन सिस्टम भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है। ओपन का मतलब कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर। अगर आप ओपन सिस्टम है उसमें एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, मैटर जैसे पानी है, पानी को उबाल दें तो एक टाइम पे तुम्हें पता पानी वाटर जो होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेटा। तो जब तुम इसे उबालते रहोगे कंटिन्यू तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इससे पूरा पानी जो है उड़ के वेपर की फॉर्म में खाली हो जाएगा। जो तुम वेसल देख रहे हो, भगोना देख रहे हो, पूरा खाली हो जाएगा। क्यों? वहां पे बेटा एनर्जी जो है वो भी ट्रांसफर हो गई और आपका जो मैटर था वो भी ट्रांसफर हो गया। तो इसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज का मतलब क्या है? कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी। अगर आप सिस्टम को क्लोज रखोगे, आप उससे वेपर्स निकलने नहीं दे रहे हो, ठीक है, जब तक तुम उसे गर्म करोगे तब तक तो वेपर का प्रेशर ऊपर लगाएगा, फिर जब तुम उसे बंद कर दोगे तो वेपर कूल होकर क्या होगा, फिर से पानी बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तुम उसे छुओगे तुम्हें हीट तो बहुत लगेगा, मतलब एकदम गर्म सा लगेगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ कॉफी इन क्लोज वेसल। ठीक, तो ये तो है, लेकिन कहो तुम उसका मैटर खत्म कर दो तो नहीं, कि थोड़ी बात देखा कॉफी गायब होगी वहां से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब अगर हम उसमें क्या करें, एडियाबेटिक बॉल के थ्रू क्या करें, उसे बंद कर दें, जैसे थर्मस होते हैं। हालांकि थर्मस भी प्योरली आइडियाबेटिक नहीं होते हैं। जैसे आजकल जो बॉटल आती है, जैसे इस टाइप की मेरी बॉटल देख लो, ये इसमें पानी कहाँ गई, ये देख लो, जैसे पानी की बोतल है तो इसमें क्या, अगर पानी ठंडा अगर हमने डाला तो ये 2 3 4 घंटे तक पानी ठंडा रखता है, गर्म को गर्म रखेगा, ठंडे को ठंडा रखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एडियाबेटिक बॉल का यूज करते हैं। एडियाबेटिक बॉल क्या होती है? ऐसी बॉल, अगर हम ज्यादा तेज बोले तो बोल देना, ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज करा सोचा जल्दी जल्दी हो जाए। एडियाबेटिक बॉल्स आर दोज बॉल जो एनर्जी और मैटर दोनों को ही निकलने ना दे। क्या लिखा हुआ? कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, जैसे कि कॉफी इन थर्मो, हालांकि ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट हाँ कुछ देर के लिए तो स्टोर कर ही सकते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सराउंडिंग का मतलब क्या है बेटा? सिस्टम को छोड़ के उसके चारों तरफ की जो भी चीज है उसी को हम लोग सराउंडिंग बोल रहे हैं। अगर तुमने एक वेसल में बेटा तुम चाय बना रहे हो तो उसके अलावा जितनी भी चीज है चारों तरफ वो सराउंडिंग ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे एक बात एग्जांपल दो बेटा, एक्चुअल में हीट क्या होता है? व्हाट इज हीट? किसी को पता है एक्चुअल में हीट होता क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, कोई कवि अपनी खुल के कुछ कहना चाहेगा हीट के बारे में? व्हाट इज हीट? किसी को पता है हीट क्या होता है? देखो एक बार बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक चीज समझाते हैं। देखो जैसे मान लो अपने पास एक मग में कॉफी है या फिर चाय है, चाय में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ये अपने पास चाय है ना, ठीक है, एकदम बना के लाए ताजी ताजी एकदम। और एक तरफ क्या है बेटा, अपने पास एक ग्लास रखा है, ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, कोई सा भी ड्रिंक है जो कि कोल्ड है, या फिर कोल्ड ड्रिंक ही ले लो ठंडी वाली। तो अब एक बात बताओ, और ये दोनों चीजें रखी कहाँ हुई है बेटा? ये दोनों चीजें ही रूम के अंदर है, और रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से 30 के आसपास, 25 मान लिया। अब हमने चाय बनाई है, तो जब चाय खोली होगी तो कितने टेम्परेचर पे खोली होगी? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, हम कह रहे हैं हम इसे लाए हैं तो थोड़ा टेम्परेचर गिर गया होगा, लेकिन फिर भी यार कितना भी गिरा होगा 80 से कम तो नहीं हुआ होगा। तो इसका टेम्परेचर कितना? 80 डिग्री सेल्सियस। चाय गर्म लग रही है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हम लोग गर्म पीते नहीं, कोल्ड ड्रिंक हम पीते ठंडी। कौन से कितने टेम्परेचर पे? मान के चलो तीन तीन तो नहीं होगा, हालांकि ज्यादा होगा थोड़ा सा, मान लो हाँ भाई होगा 4 के आसपास, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर इसका। ठीक है, अच्छा अब जब तुम इन दोनों चीजों को बेटा रूम में लाके रखोगे, एक बंदा पी रहा है कॉफी या फिर चाय, एक बंदा पी रहा है कोल्ड ड्रिंक, तो होगा क्या? थोड़ी देर के बाद इसी टेम्परेचर पे, 25 डिग्री टेम्परेचर पे चाय हो जाएगी ठंडी और कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी गर्म। कोल्ड ड्रिंक जो है ये गर्म हो जाएगी, चाय आपकी कैसे हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। क्या ऐसा ही होगा बेटा? यस Yes. Yes, ऐसा sir. क्यों होगा? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? सर चाय ठंडी इसलिए है क्योंकि हीट जो है वो लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, हाई से लो। ठीक है, देखो बिल्कुल सही, क्योंकि इसका टेम्परेचर बेटा कितना 80 डिग्री, तो ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगा? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ना चाहेगा। तो ये ऐसे में करेगा क्या? ये ऐसे में अपने अंदर से कैलोरीज एमिट करेगा। क्या करेगा? कैलोरीज जो होती है उन्हें निकालेगा, अपने अंदर से कैलोरी खत्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसे इक्विलिब्रियम में आना है। अच्छा दूसरी बात, एट द सेम टाइम ये भैया कहां पे? ये लोअर टेम्परेचर पे है, तो ये क्या करेगा? ये हाई टेम्परेचर पे जाना चाहेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज है इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाए रखो, कहते नहीं है, थैनोस कहता है कि हमने आधी दुनिया इसलिए खत्म कर दिया चुटकी बजाते ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे। तो संतुलन बना रहने के लिए तो करा उसने, लेकिन वे लोग खाली मिल लिए जाके अच्छे खासे आधे से मिट गए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं।
देखो इधर, तो जो कोल्ड ड्रिंक है बेटा वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आना कितने पे जाएगी, 25 डिग्री पे, तो क्या करेगा, कैलोरी को गेन करेगी। तो इससे जो कैलोरी निकलेंगी वो कहाँ जाएंगे, इसी में जाएंगी बेटा, समझ गए। तो एक्सचेंज ऑफ कैलोरीज इज कॉल्ड हीट। आई बात समझ में, हीट का मतलब क्या है, हीट एक टाइप का टेम्परेचर है जिसे आप फील कर सकते हो। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई रिश्तेदार आता है, रिलेटिव आता है, तो जब तुमसे चाय वगैरह बना के मम्मी वगैरह देती है, तुम बना के देते हो, तो क्या करता है, चाय को छू के देखता है गर्म है, या सीधे ऐसे करता है, लाओ चाय लाओ, ऐसे मुंह खोला उड़ेल ली, हाथों में जाके जब एकदम से गरम गरम फील हुई तो उसने कहा हाँ भैया चाय गरम दे दी तुमने, ऐसा थोड़ा ना होता है, पहले छू के देख लेता ना। तो वो जो छू के देखता है बेटा, वो क्या, वो तो एक सेंस है सिर्फ, वो तो एक टेम्परेचर का सेंस है। छुआ गर्म लग रही, हाथ हटा लिया, ठंडा लग रहा तो बहुत ज्यादा ठंडा, तो हाथ हटा लिया। वो सिर्फ एक स्किन पे तुम्हारी टेम्परेचर का सेंस होता है। एक्चुअल में हीट का मतलब है एक्सचेंज ऑफ कैलोरीज। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है। अब बात करते हैं सराउंडिंग की। सराउंडिंग का मतलब जिस भी सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो उसको छोड़ के चारों तरफ की जो भी चीजें हैं वो सराउंडिंग है। ध्यान कहने का मतलब ये, अगर मान लो एक क्लोज कमरे में भी हो और आप मान लो किचन है आपका, बंद किचन है पूरा, और आप सिर्फ गैस पे चाय बना रहे हो, ठीक है, तो जो चाय वाला हिस्सा है वैसा वो सिस्टम है, क्योंकि आप उस पर वर्क कर रहे हो। उसको छोड़ के ये जो कमरा है, अब आपको कमरा भी तो क्लोज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसे छोड़ के चारों तरफ की जो भी चीजें हैं वो आपका सराउंडिंग में ही, वो कमरा बेटा सराउंडिंग में गिना जाएगा, ना कि सिस्टम में। ये चीज ध्यान रखना। खैर, तो आगे आ जाओ। उसके बाद बेटा बाउंड्री क्या है, जो सेपरेट करे। अब बाउंड्रीज क्या होती है, रिजिड है जो इमूवेबल है, जिन्हें हटा नहीं सकते, नॉन रिजिड है जो मूवेबल है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने अगर किसी ने समुद्र देखा होगा, तो वहां पे बेटा जो पानी है और जो एयर है वो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे होते हैं एक टाइम पे, है ना भाई। पानी की जो सरफेस है वहां से एयर चालू हो जाती है कि नहीं, तो एयर और पानी एक दूसरे क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, बट क्या आप उसे देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। कैसे, इमूवेबल है, सॉरी मूवेबल है ना, मतलब वहां पे तो हटा ही सकते हो, है ना, बट आपको दिखेगा नहीं। जैसे मान लो हम क्या करें, पटला लगा दें या लोहे की ऐसे करके वो लगा दें, जैसे ऐसे समझ लो अभी हम छत पे बैठे हैं, तो छत पे क्या है, सीधे आसमान की हवा है, मतलब एटमॉस्फेयर की हवा है, बट उस हवा को और हमें सेपरेट कौन करे, लिंटर। तो लिंटर क्या है, मूवेबल है ना, सॉरी इमूवेबल है ना, रिजिड है। समझ गए। तो बाउंड्री भी दो टाइप की, एक जिन्हें आप हटा लो, एक जिन्हें आप ना हटा पाओ। इतना क्लियर है कि नहीं? चलो, एडियाबैटिक का मतलब जहां पे क्यू जीरो हो जाए। क्यू जीरो का मतलब, क्यू जीरो का मतलब क्या, यहाँ पे हीट का किसी भी तरीके का एक्सचेंज ना हो। ठीक, चलो इधर आ जाओ। अब आते हैं बेटा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर से मेरा एक एग्जांपल सुनो बेटा। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, बहुत ध्यान से सुनना, और कौशिक, मानसी और पलक तीन लोग हैं। एक कौन है, एक कौशिक है, एक मानसी और एक पलक है, और ग्लास बेटा तीनों के बराबर है। लेकिन दिक्कत यार ये है कि कोल्ड ड्रिंक का अमाउंट बस एक ही ग्लास भर के है, ठीक है, और कौशिक का मन बहुत कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का, इसलिए लग रहा है हम कोल्ड ड्रिंक देंगे नहीं, ठीक है, इसके अंदर मन में लालच आ गया कि हमारा मन हो रहा है, कैसे दे दें यार, ठीक है, बट अब द पॉइंट इज कि यार फ्रेंड है वो, तो देना तो पड़ेगा। तो इसने कहा चलो अच्छा ऐसा करते हैं, इन लोगों से छुपा के, मतलब मानसी और पलक ना देखें, तो इसने क्या करा, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक इसमें डाली, बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी सी, कहा इतनी सी लो कोल्ड ड्रिंक, तुम इसे भी कर लो भैया, तुम भी ले लो इतनी सी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब क्योंकि जब एक बार बताओ, जब इतनी इतनी कोल्ड ड्रिंक उन्हें दोगे तो वो खुश हो जाएंगे क्या, खुश नहीं होंगे। वो खुश किस में होंगे, खुश तब होंगे बेटा जब अपने ग्लास भर के दोगे, तो कहेगा चलो अच्छा भर के ग्लास चाहिए लो, बाकी में क्या कर देगा, पानी भर देगा। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक, बाकी में भर दिया पानी, ठीक है। थोड़ी सी क्या करा, कोल्ड ड्रिंक करा, बाकी में भर दिया उसने, पानी भर दिया, ठीक है। अब एक बार बताओ, अब कौशिक, मानसी और पलक तीनों एक दूसरे चेयर्स करके पियेंगे, तो बताओ कौशिक को, मानसी को और पलक को क्या सेम टेस्ट आएगा यार? नो सर। नो सर। नहीं आएगा ना। नो कौशिक को एकदम ओरिजिनल टेस्ट आएगा, जो वो पी रहा है ना, मजा आ गया भैया। और मानसी पलक पी के एकदम मुंह बनाएंगे, भाई क्या दे दिया यार, मूड खराब होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये होगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल और बेटा सुनना। लेकिन अगर ऐसा ना होता, अगर कौशिक जो है पानी ना मिलाता, अगर कौशिक थोड़ी सी बदतमीजी, नालायकी ना देता, और ये करता कि यार देखो मेरा ज्यादा पीने का मन है, फ्रेंडशिप जैसी भी तो कोई चीज होती है, वो क्या, मेरा पीने का ज्यादा मन है तो तुम लोग थोड़ी थोड़ी ले लो। अगर ऐसा करता बेटा, ऐसा करता कि अमाउंट तो कम कर देता, अमाउंट इसे इतना दे देता, ठीक है, और इसे भी थोड़ा सा दे देता, पलक को और मानसी को थोड़ा थोड़ा सा दे देता ये, ठीक है, बट अपने आप पूरी पी जाता, बची हुई जितनी भी इसकी, मान लो यहाँ से थोड़ी इरेज कर दो, इरेज करने कुछ है ही नहीं, चलो है तो इतनी इरेज कर दो, हटाओ, अरे हटना, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनते रहना बहुत ध्यान दो, तुम बहुत कायदे की चीज समझाने जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे देता, ये किसे दिया, ये मानसी को दे दिया, ये पलक को दे दिया। अब मानसी और पलक को ये तो पता है कि उसे कम अमाउंट मिला है, बट अब बताओ क्या तीनों को बेटा सेम टेस्ट आएगा कि अलग अलग टेस्ट आएगा? सेम टेस्ट आएगा यार। पेप्सी चाहे तुम एक ग्लास में पियो, चाहे तुम 2 लीटर की बोतल में पियो, चाहे तुम ढक्कन में पियो, तुम्हें टेस्ट तो सेम ही आएगा। क्यों? अगर तुमने उसे डाइल्यूट नहीं किया है तो। मतलब बेटा कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जिन्हें आप डिवाइड कर दो तब भी उन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कौशिक ने अपनी पेप्सी का जो पूरा ग्लास ऐसे भरा हुआ था, गचा गच ऊपर तक, उसने उसका अमाउंट कम किया, बट उसके बाद भी क्या उसकी कंसंट्रेशन कम हुई?
बताओ। दो। अगर उसने अपना अमाउंट बेटा कम कर दिया, कौशिक ने क्या करा था, पूरा ग्लास भरा हुआ था, पर उसने क्या कहा, थोड़ा मानसी दे दी, मानसी कह रही है यार ठीक है फ्रेंडशिप में देना तो पड़ता ही है, थोड़ा पलक को उसने दे दिया, तो उसने अपना जो टोटल अमाउंट था अमाउंट तो कम किया, बट उसके बाद भी क्या मानसी और पलक को टेस्ट अलग अलग आया, बताओ, टेस्ट तो तीनों को सेम आया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, जो अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंडेंट है उन्हें एक्सटेंसिव बोलते हैं, जैसे मास। अब एक बात बताओ, कौशिक ने ज्यादा पी, अमाउंट ज्यादा था, मानसी ने कम पी और पलक ने कम पी, तो मास तो डिवाइड हो गया ना, बट तुम क्या टेम्परेचर को और उसे कम कर पाए? अच्छा बताओ, उसी ग्लास में मान लो जो तुमने कोल्ड ड्रिंक भरी थी उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल था मान के चलो 7 डिग्री सेल्सियस, अब इसने क्या करा, इसे 2 ग्लास में कर दिया, कम कम अमाउंट, तुमने अमाउंट तो कम कर दिया, क्या तुम टेम्परेचर कम कर दोगे बेटा? नहीं कर पाओगे टेम्परेचर कम, आई बात समझ में? तो अब तुमसे पूछे कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव क्या, तुम्हारे पास सीधा सा एग्जांपल है कि भैया जो इंडिपेंडेंट है किससे, अमाउंट से, जिनका अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब आप पेप्सी को 3 ग्लास में डाल भी दोगे तब भी उसका कंसंट्रेशन नहीं सेम होगी, ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन उसकी सेम ही रहेगी, अमाउंट तो आपने वॉल्यूम तो कम कर दिया, बट जो चीज कम नहीं हुई क्या थी, कंसंट्रेशन या फिर टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मोलर वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर, सरफेस टेंशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, है ना। अब चाहे तुम क्या कहते हैं, चावल का 1 दाना ले लो, चाहे चावल के तुम 100 दाने ले लो, भैया उनका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा, वो थोड़े तुम बदल दोगे यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक कपड़ा 10 मिनट में सूख रहा है दूसरा भी तो 10 ही मिनट में सूखेगा। बताओ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है, बिल्कुल भी बोर होने की जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूले लिखे हुए पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, अब बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, हम लोग पढ़ते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, आपके अपने कोई 2 भाई उठाएंगे, अपने पास कौन कौन है, अपने पास है एक तो अपने पास बालक है, कौन सा यार, बालक है ही नहीं इसमें, क्या एक अमित है यार, बच्चे बड़े कम है, अजय, अमित और हर्ष को ले लेते हैं। चलो अब हम क्या बोल रहे हैं भैया, देखो एक अपने पास अजय है, ठीक है, एक अपने पास क्या है, हर्ष है, और एक अपने पास क्या, अमित है, ये 3 बालक है अपने पास, ठीक है। अब यार इनका स्कूल यहाँ पे है, स्कूल चले हम ऐसे करके, इनका ये स्कूल है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मतलब झोपड़ी बना दी, मान लो स्कूल है, बिल्डिंग है यार बड़ी सी, ठीक है, ये स्कूल है इनका, ठीक, ये स्कूल है। और मान के चलो कि ये जो घर है बेटा, ये घर है किसका, अजय का, अजय यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, अजय जो है वो यहाँ पे रह रहा है। और तुम ऐसा मान के चलो कि हर्ष जो है बेटा वो कहाँ पे रह रहा है, हर्ष रह रहा है फॉर एग्जाम्पल, हर्ष का घर यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद अमित का भी देख लो, अमित का घर यार यहाँ पे है, अमित थोड़ा दूर रहता है, ठीक है, अमित का घर यहाँ पे, हर्ष का घर ये है, और ये क्या है, ये है बढ़िया स्कूल, ठीक है, ये क्या है, ये स्कूल है, ये स्कूल है। अब एक देखो, अजय के पास एक तरीका ये है कि भैया अजय जो है सीधा स्कूल जा सकता है, अपने घर से सीधा साइकिल उठा स्कूल जा सकता है, बाइक उठा स्कूल जा सकता है, जैसे जाना चाहे जा सकता है, ठीक है। लेकिन अजय क्या कर रहा है, क्योंकि अजय तो बालक है और बालकों का क्या काम है, अपने दोस्तों को साथ निभाना, तो क्या करेगा अजय, अजय पहले हर्ष के घर जाएगा, ठीक है। अभी अकेले अजय कैसा था, अकेला था, अब हर्ष और अजय 2 लोग हो गए, अब ये चाहे तो सीधे यहाँ से घर जा सकते हैं स्कूल, बट ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे भैया, ये क्या करेंगे, ये हर्ष और अजय दोनों क्या करेंगे, अमित के यहाँ पे आएंगे। अब अमित के पास कौन कौन पहुंच गया, हर्ष पहुंच गया, ठीक है, अजय पहुंच गया, और खुद अमित तो है ही, ठीक है। अब ये तीनों लोग मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, थोड़ी देर से खड़े रह के कुछ मजे करेंगे, उसके बाद जाके स्कूल पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन यार दिक्कत पता क्या है, स्कूल की टाइमिंग है 8:30 और ये एग्जैक्ट पहुंचे 8:30 पे ही है, स्कूल पे टाइमिंग में उन्होंने लेट नहीं करा इन लोगों ने। तो एक चीज बताओ, अब स्कूल के अंदर जो टीचर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि अजय पहले हर्ष के घर गया था, हर्ष और अजय फिर अमित के घर आए थे, फिर ये लोग थोड़ी देर ऐसे घूमते रहे, मंडराते रहे, उसके बाद ये स्कूल आए, क्या वहां के टीचर को इस बात से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, उन्हें फर्क नहीं है तुम्हारा पाथ क्या, तुम कहीं से भी आओ, तुम टाइम पे तो आ गए ना स्कूल, 8:30 पे आ गए, बस बात खत्म। अब तुम कहीं से भी आते हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर अजय के पापा को ये बात पता चल जाए, पापा ऑफ अजय, ठीक है, अगर अजय के पापा को ये बात पता चल जाए कि अजय पहले हर्ष के घर जाता है, हर्ष और अजय फिर अमित के घर जाते हैं, और अमित जो लोग फिर थोड़ी देर घूमते हैं ऐसे, मतलब समझ रहे हो, उसके बाद जाके कहीं स्कूल जाते हैं, तो बेटा मम्मी पापा को इस बात पे फर्क पड़ेगा कि नहीं, ईमानदारी से बता दो। Yes. मम्मी पापा को पाथ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई तुम्हारा सीधा स्कूल है, सीधा स्कूल जाओ, तुम मंडराते हुए क्या जा रहे हो, तो मम्मी पापा को पाथ पे फर्क पड़ेगा। तो जो पाथ डिपेंडेंट है वो कौन है, मम्मी पापा। तो मम्मी पापा कैसे होगा, पाथ फंक्शन हुए कि नहीं हुए बेटा। यस और तुम्हारे जो स्कूल के टीचर है वहां तो तुम 8:30 पे पहुंच रहे हो, तो वो कहीं होके आ रहे हो, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम स्कूल टाइम से पहुंच रहे हो, बस बात खत्म। क्या वो स्टेट फंक्शन है? यस मतलब बेटा ऐसी क्वांटिटीज जो पाथ पे डिपेंड करें वो पाथ फंक्शन, और जो पाथ पे डिपेंड ना करें वो स्टेट फंक्शन। क्लियर हुआ?
Yes. Yes. Yes, sir. बस अब थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, Yes, मेन sir. तुम्हें एग्जांपल समझ में आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, कभी भी अगर किसी को समझाना हो ऐसे समझा देना इसी एग्जांपल से, बस तुम्हें भी याद रहेगा और जिसे बताओगे उसे भी समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, देखो तभी हम तुम लोगों से बेटा कहते हैं कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ा करो, चाहे वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो, अपनी डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ो, नहीं तो तुम कभी बेटा तुम फिर वही वाली बात है, हम तो अभी इनकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं, डिपेंड ऑन देयर इनिशियल एंड फाइनल डू नॉट, मजा ही नहीं आता, कुछ ना कुछ मजा आता ना ये कायदे समझ में आते, लेकिन अब तुम्हें याद रहेगा कि मम्मी पापा स्टेट पाथ फंक्शन क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पाथ से उन्हें फर्क पड़ रहा है भैया, कि तुम सीधे स्कूल से घर पहुंचो ना, ये क्या तरीका है इधर उधर मंडराते हुए जा रहा हो, वो उचेल के रख देंगे। सबसे पहले कौन उचेला जाएगा? अजय, फिर कौन उचेला जाएगा? हर्ष, समझे? और अमित तो फिर भी अपने स्कूल से थोड़ी देरी बीच में तो खड़ा रहा, उसके बाद तो स्कूल ही चला गया, उसकी मार कम पड़ेगी, लेकिन अजय और हर्ष खूब ज्यादा कायदे से उचेले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टेट मतलब कि जो ऐसी वैल्यूज जो बेटा पाथ पे डिपेंड नहीं करती उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जो पाथ पे डिपेंड करती है उन्हें पाथ, जैसे कि ये हीट और वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा। अब एक आदमी यहाँ है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ऐसे भी तो आ सकता था, बट घूम के जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सीधे आता, एनर्जी कम लगती। मान लो यहाँ पे 2 किलोमीटर का रास्ता था, इधर जा रहा है तो यहाँ पे 2 किलोमीटर तो इधर ही है, 2 किलोमीटर ये हो गया, और मान लो 1 किलोमीटर ये हो गया, तो टोटल 5 किलो, ऑब्वियसली बात है वो उसका ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, एनर्जी भी ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, इतना बता दो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब आ जाते हैं बेटा रिवर्सिबल और हमने तभी तुमसे बोला था, हमने कहा था देखो तुम्हें न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम पहले पढ़ा देंगे, थ्योरेटिकल वाला पार्ट हम बाद में पढ़ा देंगे। अब देखो बात आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तुम्हें यार रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझने के लिए पहले तुम्हें क्या समझना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो अगर मैं ग्राफ बनाया आपके सामने बेटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ग्राफ बना दे, ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है, इतना कोई टफ नहीं है, चलो ठीक थोड़ा टफ कर ही देते हैं। मान लो अपने लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, और एक हम तुम्हारे सामने पहले एक रिएक्शन लिख दें तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में। कलर बताओ यार कौन सा, ये पीला लिखते हैं, पीला दिखेगा? पीला यार दिख ही नहीं रहा है। देखो हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं कि भैया देखो ए था, ठीक है, ए रिएक्टेंट है और ए के बेटा कितने 5 मोल है, ठीक है, 5 मोल ए लिया हमने, और इससे बना क्या? बी बन गया, लेकिन बी बना कितना? सिर्फ 3 मोल बना। ई जो मतलब तुम्हारा बी है वो सिर्फ 3 ही मोल का फॉर्मेशन हुआ। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारा रिएक्टेंट है वो एकदम डिसोसिएट होना चालू होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? ऐसे आके कर्व दिखेगा कि यहाँ पे कितना था बेटा? 5 मोल था, यहाँ पे तो 5 मोल था रिएक्टेंट, धीरे धीरे डिसोसिएट होते होते कहां तक डिसोसिएट हुआ है बेटा? कितना कम हुआ ये? 5 में से कितना निकालना है? सिर्फ 2 ही मोल तो हुआ बेटा, बताओ Yes. Yes, ना? sir. अगर सिर्फ देखा जाए तो ये 2 ही मोल तो डिसोसिएट हुआ है, तो यहाँ पे आके कितना हो गया? 2 मोल हो गया। अब इसके आगे ये डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, मेरी बात सुनते रहना, इसके आगे बेटा ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, इसे जितना होना था हो गया। कोई कंपाउंड था उसे जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था हो गया, कितना कन्वर्ट हुआ? सिर्फ 3 मोल, क्योंकि 5 में से 2 निकाल 3 मोल बन गया। अब देखो, अब जो रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट जो था वो बेटा बनना चालू हुआ, बनता 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 कितना बना? इतना बन गया। मतलब यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 0 था, धीरे धीरे बनते बनते कितना बन गया? 3 मोल बन गया। अब मेरी बात सुनना, अब ना तो प्रोडक्ट तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, ना ही आपका रिएक्टेंट आपको क्या है? डिसोसिएट हो रहा है। रिएक्टेंट ने डिसोसिएट होना बंद हो गया, प्रोडक्ट ने फॉर्म होना बंद हो गया। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, कि मतलब कंसंट्रेशन बराबर मतलब जितना वो डिसोसिएट हुआ उतना ही वो फॉर्म हुआ, उसी पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर कभी भी नहीं होता है कि अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल इधर 10 है तो उधर 5 ही बने, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कभी नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मान लो 10 में से 3 ही गया, ठीक है, तो कितना डिसोसिएट हुआ? 3 डिसोसिएट हुआ, तो 3 तक डिसोसिएट करा दो, और ये फॉर्म कितना हुआ? सिर्फ 3 फॉर्म हुआ। बट एक पॉइंट के बाद अब ना तो ये डिसोसिएट हो रहा है ना ये फॉर्म हो रहा है, तो उस पॉइंट को ही आप लोग इक्विलिब्रियम बोलोगे। इक्विलिब्रियम का मतलब कभी भी बराबर से नहीं होता है, ध्यान रखना, कि मतलब 5 मोल 10 मोल था तो 5 ही मोल बन जाए तो इक्विलिब्रियम हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ध्यान रखना, मेरी बात समझ में क्या बोल रहा है Yes, sir. यार? मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 10 मोल ए था तो जब वो 5 मोल ए बने तभी आप इक्विलिब्रियम बोलोगे कि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, अब इधर से इधर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि भैया अगर हमारे पास 10 मोल ए था, ठीक है, तो अगर वो 7 मोल बी भी बना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका मतलब ये हुआ अपने पास रिएक्टेंट 10 था, 10 से कम होता होता कहां हो गया? 7, मतलब बहुत ही कम हो गया ना। थोड़ा नीचे ले आते हैं, देखो 10 से कम होते होते कितना हो गया? बस इतना बचा, इतने पे आके रुक गया। क्यों इससे नीचे? क्योंकि 3 मोल यहाँ पे बच गया ना, 3 मोल डिसोसिएट ही नहीं हो रहा वो। 7 मोल सॉरी 3 मोल डिसोसिएट हुआ, अरे यार 7 मोल बना, 3 डिसोसिएट क्या बोल रहे हैं,
10 में से 3 घटाओगे तभी तो 7 आएगा। हाँ 3 मोल बच गया। अब 7 मोल वो बन गया, मतलब बहुत अमाउंट उसका बन गया। अब प्रोडक्ट क्या बन भी कितना गया, 7 मोल, तो ये ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा, उठते कहां पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब ये कहां पे आके रुक गया, ये 7 मोल पे आके रुक गया। अब इसके आगे ना तो बेटा ये बन रहा है और ना ये डिसोसिएट हो गया। तो इसी पॉइंट को जहां पे ये दोनों रुक गए कि वो अब डिसोसिएट होना बंद हो गया और वो फॉर्म होना बंद गया, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ना कि 10 मोल था तो 5 मोल बन गया तो इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि नहीं? Yes. Yes, sir. चलिए ठीक। अब देखो, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या, अब समझ लो रिवर्सिबल क्या है। कह रहा वेरी ऑलवेज स्लो प्रोसेस। पहली बात तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा, दूसरी बात सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। अब तुम समझ लो सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए कि सिस्टम से सराउंडिंग में जितनी हीट ट्रांसफर होनी होगी वो हो गई। हमारे पास कितनी कैलोरी थी, 10 कैलोरी थी, 3 ही कैलोरी हुई। लेकिन 3 के बाद अब ना तो सिस्टम से हीट निकल रही है ना सराउंडिंग में फॉर्म हो रही है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। दैट्स इट, बस हम ये बताना चाहते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सल उल्टा कर लो, बहुत तेज होता है और कंप्लीट होता है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, रेगुलर नहीं होता। ठीक है, अब देखो हीट हम पहले पढ़ा चुके हैं। हीट क्या होता है हमने तुम्हें बताया था कि कैलोरी का जो एक्चुअल में एक्सचेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। ठीक है, ये हम पहले तुम्हें बता चुके हैं, हीट अपन पहले पढ़ चुके हैं। बस ये ध्यान रखना, क्या कह रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम कैसे लेंगे भैया, पॉजिटिव, और हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम कैसे लेंगे, निगेटिव। अगर किसी सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, जब चाय बना रहा हो तो चाय से वेपर्स निकल रही है, तो कैसी हीट है, वो निगेटिव हीट है बेटा। हाथ रखोगे तो जल जाओगे, समझे, वो निगेटिव हीट हो गई। और अगर तुम उसे जब जो गैस से तुम उसे हीट प्रोवाइड करा रहा है वो कैसे हीट है, पॉजिटिव हीट है भैया। वहां पे क्यों कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि हीट तुम्हें देनी पड़ रही है सिस्टम को। और जब सिस्टम खुद तुम्हें हीट देगा वो कैसा होगा, निगेटिव। जैसे को तैसा, एक्शन और रिएक्शन। तुम उसे हीट दोगे वो तुम्हें नहीं हीट देगा, तुम उसे गर्म करोगे वो तुम्हें गर्म कर देगा। चलो आगे आ जाओ। यार बहुत बोले, थोड़ी पानी पी लेते हैं, तुम लोग भी ब्रेक ले लो, एक पानी पी लो। देखो अगली हेडिंग क्या पड़ी है, वर्क। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो वर्क तुम्हें पता ही क्या होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देख लो। कह रहा मोड ऑफ एनर्जी, फिर से हम ध्यान दिला दें, थर्मोडायनेमिक में आप क्या पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक में आप एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ रहे हो। अगर कहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन लिख के आए तो वो गलत होगा, ध्यान रखियो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में हम लोग एनर्जी का ट्रांसफर पढ़। ठीक है, अब अगर बात करें हीट की, वो सॉरी वर्क की, देखो कह रहा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग में जो वे है, जो मोड है, किस तरीके से, किस रास्ते से होते हुए जा रहे हो, उसी को तो वर्क बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है पीवी वर्क, एक लिखा हुआ है नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क का मतलब क्या हुआ है, अगर जहां पे वॉल्यूम में चेंज तुम्हारा एसेंशियल हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीवी वर्क बोलेंगे। कि वहां पे वर्क जो तुम डिसाइड करोगे वो वी से, वॉल्यूम से करोगे ही करोगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे पीवी वर्क, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल टू वी। पी एक्सटर्नल क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये एक लिया, इसमें मूवेबल पिस्टन लगा दिया एक। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या करा, इसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया। ठीक, अभी इसका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल कितना था, इसका वॉल्यूम 10 था, 10 वी लिख लो, है ना। हमने क्या करा, इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगा के हमने क्या करा, इसका वॉल्यूम कम कर दिया। हम पिस्टन को कहाँ लेके आ गए बेटा, हम यहाँ पिस्टन को ले आए। ठीक, मान लो पिस्टन को हम इतना ले आए। ठीक है, अब बचा कितना, इतना ही तो बचा, ये जो अंदर जगह दिख रही है। अब मान लो तुमने वॉल्यूम कितना खत्म, कितना लिया, 2 बचा, सिर्फ 2v बचा। ठीक है, तो तुमने इसके ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट किया वो, और इनटू तुमने इसका वॉल्यूम कितना चेंज किया, उसी को बेटा हम लोग वर्क डन बोलते हैं। दैट्स इट, बात कर रहा हूं। किसी भी सिस्टम में प्रेशर लगा के आप उसके वॉल्यूम को कितना चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्क डन इन केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी फिजिक्स में तो वर्क पता ही है। ठीक है, तो ये है नहीं, आ जाओ। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोगों को बेटा ये नोट्स तो नहीं चाहिए क्या? अगर मेरे हिसाब से वैसे तो तुम लोगों को अब तुम्हारे पास जो नोट्स उसी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट अगर आपको लगे कि आपको इन नोट्स की जरूरत है तो हम आपको दे सकते हैं। अगर आपको ये आसान लग रहे हो पढ़ने में, थोड़ा ठीक लग रहे हो, तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, जैसा हो बता देना मुझे। बेटा लिखा हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा लेंगे हम लोग बेटा, निगेटिव लेंगे, है ना। और ऑन द सिस्टम अगर वर्क आप दोगे, करोगे तो कैसा, पॉजिटिव, ऊपर बता ही चुके हैं ना, तो अलग से कुछ बीच में करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल वही हीट वाले ही है। हीट जो दोगे पॉजिटिव, जो निकलेगी वो निगेटिव। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मान लो कोई भी सब्सटेंस है, तो इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होंगी, कोई बता सकता है बेटा? पायल, ठीक है पायल। ठीक है, जिसे भी नोट चाहिए हम भेज देंगे, कोई कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है। ठीक है,
देखो यार, फिर वही वाली बात है कि आपका पेपर क्वालिफाई होने से मतलब हमें मतलब ही नहीं दिन दुनिया, तुम जो कहो वो हो जाएगा। हमने तुम्हें कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, आज सुबह इनफैक्ट हमारी क्लास हुई थी तो उसमें भी हमने बताया था रैंकर वाले बच्चों को, ठीक है। चलिए खैर, तो अभी वो बताओ, अगर बेटा अपने पास ये मान लो सॉलिड का ही टुकड़ा है, चलो हटाओ, हम कह रहे हैं सॉलिड का ही टुकड़ा है, तब भी बेटा इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी कि नहीं होगी, एक बार बताओ। अगर आप सॉलिड के पार्टिकल को देखो तो भैया सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही ऐसे क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपको पता होगा, जैसे अगर आप टेबल पे बैठे हो, उस टेबल पे ऐसे करके कान लगाओ और दूसरे एंड पे किसी को ऐसे करके घूसा मारे, तो आपको साउंड बहुत तेजी से सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं इनके पास एक वाइब्रेटरी मोशन होता है। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? पहले तो ऑसिलेटरी मोशन समझ लो क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब बेटा ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल, जैसे हम तुम्हें एग्जांपल दें, बड़ा सिंपल सा है ना, एग्जांपल समझो, मान लो तुम्हारा ये घर है और ये घर के बिल्कुल बीचों बीच में क्या लगा हुआ है? गेट लगा हुआ है, ठीक है। इसके इधर भी कितना है? 4 मीटर, और इसके इधर भी कितना है? 4 मीटर, मतलब ये मीन पाथ है, मीन पाथ, समझ गए। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, ऐसे छोटे से बाल भी है, ठीक है, ऐसे आंखें आंखें सब, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो? इधर जा रहे हो, फिर इधर आ रहे हो, फिर इधर, फिर इधर। तुम मीन पाथ के टू जा रहे हो एंड फ्रो जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? मीन पाथ जो था, जैसे घड़ी का पेंडुलम, वो क्या करता है? टू मोशन करता है और फ्रो मोशन करता है। मीन पाथ के टू एंड फ्रो मोशन करता है कौन? घड़ी का पेंडुलम। तो मीन पाथ के टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अगर आप ऑसिलेटरी मोशन को बहुत तेजी से कराने लग जाओ, ऑसिलेटरी मोशन बहुत तेजी से होने जाए, उसी को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कोई अलग टाइप का मोशन नहीं होता है, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी एक ही टाइप के मोशन है। बस अगर धीमे धीमे हो रहा है तो ऑसिलेटरी मोशन, तेज तेज हो रहा है तो वाइब्रेटरी मोशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो पार्टिकल होता है, सॉलिड के पार्टिकल, ऑल दो उनके पास में जगह नहीं है, बट वो क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करके आपस में ऐसे हिलते रहते हैं। मतलब ये अपने मेन फ्री पाथ के, अगर हम लोग ये इसकी एक्सेस मान लें, तो इसकी तरफ क्या करता है? टू फ्लो मोशन, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेटरी मोशन करता रहता है, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे करके हिलता रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब क्योंकि पार्टिकल हिल रहा है मतलब तो मोशन है, अगर मोशन है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्योंकि पार्टिकल अपनी जगह चेंज कर रहा है तो उसके अंदर बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। होगी कि नहीं होगी? तुम लोगों ने गुलेर देखी है? कभी गुलेर देखी तुम लोगों ने? यस। अरे बंदरों को भगाने के काम आती है, ऐसे करके वी शेप की होती है, उसमें ऐसे धागा वाला, उसमें ऐसे 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 करके मारते हैं, देखिए ना। तो गुलेर में कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी तो आती है। क्यों? क्योंकि हम उसकी पोजीशन में, जो गुलेर मतलब रबर होती है, उसकी पोजीशन ऐसे खींचते हैं। जब पत्थर को अगर ऐसे यहाँ पे रख के छोड़ दो तो क्या उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। उसे पकड़ खींचो, फिर आप छोड़ो तो उसमें पोटेंशियल बढ़ जाता है। क्यों? आप उसके रबर की पोजीशन में चेंज कर देते हो। तो बेटा अगर ये पार्टिकल हिल रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और कुछ ना कुछ इस पार्टिकल की भी तो एनर्जी होगी, जिसे तोड़ोगे तो कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी तुम्हें उसे ब्रेक करने की, उसे बोले उसकी इंटरनल एनर्जी। तो इन सारी एनर्जी को बेटा तुम सम कर दो, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इंटरनल एनर्जी। बस बात खत्म, ठीक है। तुमसे कोई पूछ दे इंटरनल एनर्जी क्या है, क्या लिखा हुआ? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं लग रही है, व्हेन सिस्टम इज एट रेस्ट, अगर सिस्टम रखा हुआ है, उस केस में टोटल एनर्जी जो होगी किसी भी पार्टिकल की, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। जैसे मान लो ईटी जब निकालोगे, ई टोटल, टी मतलब टोटल एनर्जी, तो उसमें कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, एक अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, एक आ जाएगी यू। यू का मतलब यार देखो, यू के अंदर कौन कौन से हो सकती है, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे यू क्या है। यू का मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन हमने समझाई दिया तुम्हें, और अदर भी कई टाइप के मोशन हो सकते हैं। अब क्योंकि हम तुम्हें बता चुके हैं, जिस सॉलिड का पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है, तो उसके अंदर भाई ये रोटेशनल मोशन तो है नहीं, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं है, अपने किसी एक पाथ पे भी ऐसे आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और अदर कोई मोशन होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, वो तो क्वांटम लेवल पे जाके डिस्कस होगा, लेकिन हाँ वाइब्रेशनल मोशन है। तो तुम यू की जगह पे क्या लिख सकते हो? यू वाइब्रेशनल सीधे लिख सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे यू वाइब्रेशनल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। तो इंटरनल एनर्जी तुम्हें पता ही चल गई। क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब बस तो यहाँ तक तो अपना थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो गया निपट, ठीक है। इतनी ही थ्योरी आपको थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअल में पढ़नी होती है। बाकी न्यूमेरिकल पार्ट आपको मतलब डेरिवेशन करा ही चुके, फॉर्मूले वाले है ना, एक एक करेंगे वैसे तो भी। अब देखो, अब आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ बेटा क्या कहता है? जीरोथ लॉ बस इतना बता रहा है कि अगर अपने पास ए बी ऐसे करके ऐसे जुड़े हुए हैं और ये सी है, तो जीरो लॉ क्या बता रहा है कि अगर ए और बी के पास हीट है, मतलब अगर हीट मतलब फॉर एग्जांपल देखो या पढ़ी लो, टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम देन दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी मतलब अगर ये और ये, इनके बीच में टेम्परेचर इसका 5 इसका 5 है, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा? थोड़ी देर का 5 ही हो जाएगा, ठीक है, बस ये। या फिर कहते हो अगर ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में, तो ये तीसरा भी क्या होगा? इनके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। या फिर अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में बी और सी, तो ये क्या होगा? ए भी इनके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तीन सिस्टम को अगर आप सटा सटा के रख दो तो यही है अपने पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिखा हुआ है? टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मतलब हीट से अगर आप उन्हें इक्विलिब्रियम रखते हो विद द थर्ड सिस्टम,
देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो एक दूसरे के सबके इक्वल आ जाएंगे। वही वाली बात हो गई, A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी। जैसे ऑटो के पहिए क्या होता है, तीनों बराबर होता है ना, A इक्वल टू बी। ठीक, चलो आगे देखो। फिर बात करते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बताता है तुम्हें, कह रहा बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि भैया कहते नहीं मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में ही मर जाएंगे, तो वो वाली बात है। फर्स्ट लॉ का मतलब ले देके सीधा सीधा मतलब यही है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन लगाना है ना, ये थोड़ा लिख के आ जाएंगे। तो भैया जी क्या कहता है कि डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है। मतलब आप इन्हें जब जी इक्वल कर दोगे तो ये और ये मिला के इसके बराबर ही आ जाएगा। ठीक, कुछ भी अलग से नहीं है कि तुम सोचो जिस सिस्टम से अलग सराउंडिंग निकल रही है, तुम उसे कंसंट्रेट एक जगह पे कर सकते हो। जैसा फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ तुम लोगों ने थोड़ी बहुत तो फिजिक्स पढ़ी है, मुझे बताओ अगर सन से कोई रे आ रही है, ठीक है, अगर आप उसे मिरर के सामने बेटा रख दो, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या उसकी हीट जो होगी वो बढ़ जाएगी? No. बेटा देखो ये डिपेंड करता है कि आप मिरर कौन सा ले रहे हो। आपने वाला लेंस देखा है, ऐसे करके होता है, जिसे लोग पेपर जलाते हैं। Yes, sir. नहीं जलाया तुम लोगों ने पेपर? हमने तो जलाया यार। तो उसमें क्या करते हो, हम लोग उसे सनलाइट पे ऐसे डालते हैं, नीचे कागज रख देते हैं और सनलाइट ऐसे बहुत सारी इस पे गिरती है। ठीक है, ये क्या करता है, देखो डिपेंड करता है मिरर को। अगर प्लेन मिरर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसका टेम्परेचर उतना ही होगा जो इंसिडेंट रे है। बट अगर आप इसे कंसंट्रेट करा दोगे एक ही जगह, सारी रे को एक ही जगह पे गिरा दोगे, ये लेंस करता है क्या है आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या करते हैं, यही तो कराते हैं, एक ही जगह पे लाके उसे पटक देते हैं सारी रेस को जितनी भी लेंस के ऊपर पड़ रही है। अब ये तो भाई मोनोक्रोमेटिक रेस है, इधर आनी टेढ़ी पड़ रही, वो क्या करेगा सबको लाके एक ही जगह पे पटक देगा, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो उस पर रेट पड़ेगी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है। तो अगर हम इसके फॉर्मूला निकालें तो भैया देखो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस का पीवी। पीवी क्यों, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू वी। अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो P इंटू वी को हम क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, तो W की जो हमने पुट कर क्या कर दिया PV। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन ले लो चारों तरफ। यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू किसके हो गया, डेल्टा यू, और यहाँ पे डेल्टा लिख लिया PV। P को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, P इंटू डेल्टा वी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने P को बाहर निकाला है तो। अगली बात करो बेटा, देखो U का फॉर्मूला क्या होता है, U का फॉर्मूला होता है Q प्लस का W, तो यानी कि Q प्लस U की जगह हमने क्या लिख दिया, Q प्लस का W प्लस का P इंटू DV। अब हमने क्या करा, अब हमने कुछ नहीं करा, हमने यहाँ पे लिख दिया Q और P, W की जगह फिर से लिख दिया P इंटू DV। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो ये माइनस का पीडीवी, ये प्लस का पीडीवी कैंसिल हो गया, बचा क्या, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू। यही आपको पढ़ना था, एंथैल्पी बस। ठीक है, हाँ ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर ऑफ द प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड एंथैल्पी, तो ये आपका रिलेशन होगा। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के। मतलब टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स सिस्टम की होती है, वो यूनिवर्स की वो क्या कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। चलो आगे आ जाओ। ठीक है, एंथैल्पी के बाद अगर आपसे कोई बोल दे कि बताओ डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन है, तो पहली बात तो डेल्टा एच आपकी बेटा एंथैल्पी है, सॉरी डेल्टा एच आपका क्या है बेटा, डेल्टा एच इज योर एंथैल्पी, और डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। पहले तो जो मतलब इनके नाम है वो क्लियर रखना, ये क्या है अपने पास, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, जबकि डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी है। दोनों एक टाइप की एनर्जी ही है वैसे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो भैया, डेल्टा एच इजगल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस का एनजीआरटी। अब कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट मतलब क्या होता है डेल्टा एनजी का, बता सकते हो बेटा? जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे कोई रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, सॉलिड लिख दे, गैस, और ये सॉलिड है। फॉर एग्जांपल दो सॉलिड मिलकर गैस बनाएंगे, बट मान लो, तो बेटा डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है, 1. डेल्टा एनजी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, डेल्टा एनजी का मतलब होता है कि गैसियस प्रोडक्ट जो होते हैं उनका नंबर ऑफ मोल कितना है किसी भी रिएक्शन के अंदर। ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एनजी। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है बेटा, तीन केस हो सकती हैं, या तो डेल्टा एनजी आपका 0 से ज्यादा होगा, या तो डेल्टा एनजी आपका 0 से कम होगा, या तो डेल्टा एनजी बराबर होगा। ठीक है, अगर आपका डेल्टा एनजी नंबर ऑफ मोल्स गैसेस प्रोडक्ट के 0 से ज्यादा हुए तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा होगी, मतलब एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी से ज्यादा होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू कम हो गई 0 से तो क्या हो जाएगा,
आपका डेल्टा एच भी कम हो जाएगा किसके, डेल्टा यू से। और अगर आपका डेल्टा एनजी 0 आता है उस केस में आपका इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी एक ही चीज होती है। यही हम तुम्हें बता रहे हैं, दोनों एनर्जी का फॉर्म ही तो है। ठीक है, तो यार अब ऐसा करते हैं चैप्टर यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि आज मेरी 3 बजे से कंटिन्यू क्लासेस हैं। वो बात अलग है, बारिश की वजह से एक कैंसिल हो गई, तो वैसा करता है इसी को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अब इसमें हालांकि बचा तो अभी यार बहुत है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि नहीं बचा है, कई सारी चीजें कैलकुलेशन, ये फॉर्मूले बचे हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपने लोगों को क्वेश्चन लगाने, स्पॉन्टेनियस नॉलेज, मतलब बचा हुआ है अभी अच्छा खासा पार्ट बचा है, बट इतना भी नहीं बचा है। गिब्स फ्री एनर्जी भी जा खत्म, मतलब ये एक लेक्चर का बचा हुआ है। अगर हमें स्टार्टिंग में तुम्हें वो वाले फॉर्मूले ना बताने होते तो ये खत्म कर देते, बस एक लेक्चर का ये बचा हुआ है जितना भी रह गया है। तो अब तुम लोग बताओ क्या करना है, ये तो पढ़ चुके हम लोग यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, क्यूपी क्यूसी ये सब चीजें, सीपी सीपी है ना। तो ऐसा करते हैं, इसे यहीं पे रोकते हैं। और क्योंकि आशु सर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है शायद कल या परसों हमारी फिर से एक क्लास होगी, तो उसमें हम लोग बचा हुआ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हमने तुमसे एक बात बेटा आप लोगों से बोला था कि आप थर्मो पढ़ना स्टार्ट करो, तभी आपको इसमें डाउट आएगा। जब आपको डाउट आएगा तभी आप हमसे पूछोगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं, हम आपको ऐसे पूरा रट्टू तो तक तरह सुना देंगे, समझा देंगे। ठीक है, ट्रिक बता सकते हैं, क्वेश्चन लगवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप थर्मोडायनेमिक पढ़िए, आपको कहीं पे अगर डाउट आता तो हमसे पूछो। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, Yes, sir. बाकी हम नोट्स में दे देंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, हेल्दी माइंड के साथ, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम तुमने बोला भी था, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी परेशानी आ रही तो हमसे बात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अच्छा है, बाय बाय। Thank you, sir. हेमंत बेटा, शुभ रात्रि बेटा, बाय बाय।